हेलो, आज का हमारा टॉपिक है रीजनिंग। रीजनिंग में हम देखेंगे लेटर एनालॉजी, अल्फ़ाबेट एनालॉजी, क्योंकि यहाँ पर जो पूरे क्वेश्चन होते हैं वो सभी अल्फ़ाबेट A to Z के बीच में ही होते हैं और इन्हीं में से हमें सॉल्व कर क्वेश्चन का आंसर निकालना होता है। लेकिन किस तरह करना होता है ये हम कॉन्सेप्ट आज पूरा समझेंगे। और यदि आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर पिछले वीडियो देख लीजिए, जिससे कि आपको रीजनिंग के क्वेश्चन किस तरह के होते हैं और उन्हें किस तरह सॉल्व किया जाता है इसका पता अच्छे से लग जाएगा। ठीक है, तो हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है अल्फ़ाबेट एनालॉजी या लेटर एनालॉजी। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन होता है वो इस तरह से होता है। ठीक है, देखिए जिस तरह आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन हमारा है और यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर सिर्फ अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं। लेकिन अल्फ़ाबेट किस तरह लिखे हुए हैं इसी को हमें समझना होगा और इसी को कहते हैं लेटर एनालॉजी के क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद फिर हम हमारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हमारे कॉन्सेप्ट की तरफ हम चलते हैं और यहाँ पर हमें देखना है कि लेटर एनालॉजी के क्वेश्चन किस तरह सॉल्व किए जाते हैं। तो सबसे पहला हमारा होता है अल्फ़ाबेट की रैंक। ठीक है, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि अल्फ़ाबेट की रैंक क्या है, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, यदि हमारे पास n है तो n की रैंक क्या है, s है तो s की रैंक क्या है। जब तक आपको ये पता नहीं होगा तो आप किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट की जो रैंक होती है वो दो तरह से होती है। ठीक है, एक होती है फॉरवर्ड रैंक और एक होती है बैकवर्ड रैंक। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे फॉरवर्ड रैंक। चलिए हम फॉरवर्ड रैंक एक बार लिख कर देख लेते हैं। और यदि आप कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे हैं तो सबसे पहले आप कॉपी पेन लीजिए और मेरे साथ कुछ नोट डाउन भी कीजिए, जिससे क्या होगा कि आप बाद में जब भी लेटर एनालॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके पास कॉन्सेप्ट लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं फॉरवर्ड रैंक। हम यहाँ पर A से Z तक अल्फ़ाबेट लिखेंगे। ठीक है, B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। ठीक है, ये हमारे 26 अल्फ़ाबेट हैं, तो इन्हें हमें रैंक देना है। ठीक है, तो हमारी ये फॉरवर्ड रैंक है, इसलिए हम इसे सीधे से नंबरिंग देंगे। 1 से स्टार्ट करेंगे और 26 तक लिखेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और ये हमारा 25 और ये 26। ठीक है, तो ये नंबर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर तो हमने अल्फ़ाबेट को लिखा है इसलिए हमें पता है कि 1 2 3, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में नहीं होता है। क्वेश्चन में क्या होता है, आपके सामने दो अल्फ़ाबेट है, G और H। अब G और H के अल्फ़ाबेट की जो रैंक है वो आपको पता करने के लिए या तो आप पूरा अल्फ़ाबेट लिखेंगे तो आपको पता लगेगा, और उससे अच्छा है कि आप इनके नंबर याद कर लें। ठीक है, आपको सभी अल्फ़ाबेट के नंबर अच्छे से याद होने चाहिए, तभी आप कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारी फॉरवर्ड रैंक है और कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें बैकवर्ड रैंक के भी क्वेश्चन होते हैं। तो बैकवर्ड रैंक क्या होता है, बैकवर्ड रैंक में हम यहाँ पर जिस तरह हमने A से स्टार्ट कर Z तक लाए हैं, उसी तरह हमें Z से स्टार्ट कर A तक जाना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर बैकवर्ड रैंक लिखते हैं, Z से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, Z Y X W V U T S R Q
बी और ए। ठीक है, यहाँ पर हमने जो है वो जेड से ए तक लिखा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें नंबरिंग देना उसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दोनों रैंक आ चुकी है, फॉरवर्ड रैंक और बैकवर्ड रैंक। लेटर एनोलॉजी में अधिकतर क्वेश्चन जो होते हैं वो फॉरवर्ड रैंक पर ही होते हैं, लेकिन हमें बैकवर्ड रैंक भी पता होता है। लेकिन जब हम जो क्वेश्चन करते हैं रीजनिंग के सीरीज वाले क्वेश्चन करते हैं जहाँ पर हमें नंबर जमाने होते हैं, तो उस तरह के क्वेश्चन में हमें बैकवर्ड रैंक की ज़रूरत होती है। तो हमें याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जिस तरह से क्वेश्चन होता है कि पीछे से जेड के आगे 5 नंबर तक जो वर्ड आता है उसे फाइंड कीजिए, तो यदि हमें पता होगा कि Z1 से आता है तो 5 पे क्या आता है, हमारा V आता है। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा कि V जो 5 पर आता है। तो जो नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें हमें बैकवर्ड रैंक की बहुत आवश्यकता होगी, और अभी हमें फॉरवर्ड रैंक के अनुसार क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी रैंक। लेटर एनालॉजी में एक तो रैंक के हिसाब से क्वेश्चन करेंगे, और दूसरा हमारा है अपोजिट लेटर। ठीक है, अपोजिट लेटर के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं और बच्चों को पता नहीं होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं, और इसी तरह टाइम बिगड़ जाता है और वो कुछ भी आंसर टिक कर देते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट की अपोजिट लेटर हम यहाँ पर लिखेंगे, और बहुत सिंपल है। मुझे पता है कि आप सभी एक ही बार में इसे अच्छे से याद कर लेंगे। हम यहाँ पर लिखते हैं हमारे अल्फ़ाबेट और उनके अपोजिट लेटर। ठीक है, चलिए हमारा ये हो चुका है IJKLM। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर M तक लिखा है, और हमें M तक ही लिखना है। यदि हमें अपोजिट लेटर को समझना है तो हमें यहाँ पर पहली लाइन में M तक लिखना होगा, क्योंकि हमारा जो M के अपोजिट लेटर आता है वो होता है हमारा N। ठीक है, ये हमारा M का अपोजिट लेटर N है, और अब हमें यहाँ पर अल्फ़ाबेट को आगे बढ़ाना है Z तक। ठीक है, क्योंकि Z हमारा होता है A का अपोजिट। ठीक है, NOPQRSTUVWXY और Z, मतलब ये हमारे अपोजिट लेटर है। ठीक है, यदि क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है इस तरह की DFG के अपोजिट ये हैं, तो KJI के अपोजिट कौन होगा, तो हमें ये पता होना चाहिए। वैसे सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं और आप कर सकते हैं बहुत कम समय में, लेकिन फिर भी आप इसे एक बार याद कर ले तो बेहतर होगा। जैसे कि हम इसे ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, जैसे कि HS को हम कर सकते हैं हाई सेकेंडरी स्कूल HS। तो आप इसी तरह से कुछ भी नाम अपने हिसाब से जोड़कर उसे याद कर सकते हैं कि MN अपोजिट है, या फिर DW को, कुछ भी आप अपने हिसाब से इसे शॉर्ट ट्रिक से के हिसाब से अपने याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लेटर एनालॉजी का कॉन्सेप्ट है, और यही कॉन्सेप्ट आपको पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इन फॉरवर्ड रैंक, बैकवर्ड रैंक और अपना अपोजिट लेटर को अच्छे से याद करना है। ठीक है, अब हमारा है क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, और अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे इसके लिए वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और यदि आपको अधिक रीजनिंग जो आपको पढ़ना है, जैसे कि नोट्स होते हैं, हमारी बुक्स होती है, उसी तरह यदि आपको रीजनिंग पढ़ना है तो मेरा ब्लॉग रीजनिंग ब्लॉग है, आप उसे पढ़ सकते हैं।
उसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ए जी, ठीक है, सबसे पहले हमारे पास अल्फ़ाबेट है ए जी और उसको रिलेटेड किया है इन्होंने आई ओ से। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि इन दोनों के बीच में किस तरह से संबंध है, या फिर ये एक दूसरे से किस तरह कनेक्ट है, या फिर इनके बीच में कितने नंबर का गैप है, जिस भी तरह से आप समझे, लेकिन हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन देखना है। ठीक है, तो हमारा ए है और ए के बाद हमारा आई है। ठीक है, तो हमने अपना जो अभी किया था रैंक, ठीक है, तो फॉरवर्ड रैंक में हमने देखा था कि हमारा ए जो है वो 1 नंबर पर आता है। ठीक है, ए का नंबर 1 होता है, और यदि आपको याद है तो, और नहीं भी याद हो तो कोई बात नहीं, आप याद कर लीजिएगा, लेकिन हमारा आई का जो नंबर आता है फॉरवर्ड रैंक में वो होता है 9। ठीक है, तो 1 और 9 यहाँ पर देख रहे हैं कि +8 नंबर ऐड हुए हैं। ठीक है, ए के बाद हम 8 नंबर आगे बढ़े तो हमारा 9 आया आई। ठीक है, अब इसी तरह हमें जी और ओ का निकालना है, तो जी और ओ में यदि हम +8 ऐड करते हैं तो जी का हमारा 7 है और ओ का हमारा है 15। ठीक है, तो यहाँ पर भी +8 हुआ है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर ये ई के दिया हुआ है। ठीक है, ई के को हमें इन नंबरों से रिलेटेड करके देखना है कि कौन सा इसका आंसर होगा। ठीक है, SM हो सकता है, PK हो सकता है, MS हो सकता है, या RS भी हो सकता है, लेकिन लॉजिक हमारा ये है कि हमें +8 करना है। ठीक है, तो ई हमारा है 5 नंबर पर, और ई के बाद हम +8 करेंगे इसमें। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा M। ठीक है, M आ गया। अब M के बाद हमारा K है, K हमारा है 11 नंबर पर, 11 नंबर पर। ठीक है, अब हमारा K है 11 नंबर पर, तो हमारा इसका जो अगला नंबर होगा +8 करने पर हमारा होगा S। ठीक है, S, क्योंकि S का नंबर हमारा 19 है। ठीक है, यहाँ पर भी हमने +8 को इसमें जोड़ दिया है, तो हमारा आंसर है MS। ठीक है, देखिए कितना सिंपल है ना। आपको यदि फॉरवर्ड रैंक की रैंकिंग पूरी पता है तो आप बिना देरी के +8 करेंगे और क्वेश्चन का आंसर आपको पता लग जाएगा। चलिए, हमारा दूसरा क्वेश्चन है ADEFGT। अब देखिए यहाँ पर हमें लग रहा है कि इनके बीच में ज़्यादा गैप नहीं है, जैसे कि A है, D है, E है, FGT, तो हमें कुछ लग रहा है कि कुछ मिसिंग वर्ड है। ठीक है, ज़्यादा हमें ऐड नहीं करना है क्योंकि इनके बीच में ज़्यादा गैप नहीं है। ठीक है, मिसिंग वर्ड है, तो हम इसको देखते हैं ADE। ठीक है, और यहाँ पर हमारा H, हम इसको ले सकते हैं कि H मिसिंग है। ठीक है, H इन्होंने मिसिंग कर दिया है, ADEH, सॉरी ADE। ठीक है, नहीं H नहीं होगा इसमें, हम इसको फिर से करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं A। ठीक है, तो यहाँ पर A से हम F पर गए, D से हम G पर गए, और E से हम T पर गए, ये सब मान लेते हैं। ठीक है, A से F तक जाने के लिए हमें कितने वर्ड आगे बढ़ना होगा, हम देखते हैं। A हमारा 1 पर है, F हमारा 6 पर है। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमने +5 किया है। ठीक है, अब D से G पर जाएंगे तो D हमारा है 4 नंबर पर, और हमारा G है 7 नंबर पर, यहाँ पर हमने +3 किया है। ठीक है, और हमारा E और T, E हमारा है 5 नंबर पर, और T हमारा है E हमारा 5 पर है। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर देखने की कोशिश करते हैं, KNO। ठीक है, तो K से हम आगे बढ़ेंगे, K से हम इसमें करेंगे +5। ठीक है, तो K हमारा है 11 पर, इसमें हम +5 करेंगे तो हमारा आ जाएगा P। ठीक है, P
एन में हमने किया है +3, ठीक है। तो एन में हम +3 करेंगे तो हमारा होगा OPQ, ठीक है, Q। अब हमारा है O है। अब हम O में कितना प्लस करेंगे, +5 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा NOPQRST, ठीक है, T। तो यहाँ पर हमारा आंसर है, ठीक है। यहाँ पर हमने किया है +5 +3 और +5, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 PQT, ठीक है। चलिए अब हम सॉरी ये यहाँ पर आई है इसलिए मिस्टेक हो रहा है। ई से आई पर गए तो हमारा नंबर प्लस किया हमने, ठीक है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है DGLS ADIP, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास है CFKR, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, यहाँ पर हमें इधर से माइनस करना होगा। D से हम A पर जाएंगे तो -3 होगा, G से हम D पर जाएंगे तो -3 होगा, L से हम I पर जाएंगे तो -3 होगा, और S से हम P पर जाएंगे तो भी -3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी ट्रिक जो है वो ये है कि हमें -3 करना है, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं हमारा आंसर क्या है। C से हम माइनस करेंगे तो हमारा होगा Z, ठीक है। अब F से हम 3 माइनस करेंगे तो हमारा होगा C, और K से हम माइनस करेंगे तो K से -3 करेंगे तो हमारा होगा H, और R से हम माइनस करेंगे 3 तो यहाँ हमारा होगा O, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन में जो ट्रिक है उसके हिसाब से हमारा जो आंसर है वो है ZCHO, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें हमारा जो आंसर है वो नहीं है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर ऑप्शन में मिस्टेक है, यहाँ पर हमने जो ऑप्शन लिए हैं वो गलत है, और ये क्वेश्चन का जो आंसर है यही सही है। मैंने इसीलिए यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं रखा है ताकि आपको ये बात समझना होगा कि हम जो लॉजिक लगा रहे हैं वही सही है। मतलब ऐसा नहीं कि हम कुछ भी लॉजिक लगा देंगे और वो सही होगा, लेकिन यहाँ पर जो लॉजिक लग रहा है, ठीक है, इन अल्फ़ाबेट के बीच में जो लॉजिक है, जो रिलेशन है वही सही है। हमें उसी के हिसाब से हमारा आंसर देना होगा, ठीक है। यहाँ पर मिस्टेक हो सकती है लेकिन यहाँ पर मिस्टेक नहीं हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर यदि सभी अल्फ़ाबेट में लॉजिक लग रहा है तो हमारा लॉजिक सही है और आंसर यही होगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया हो या कोई प्रॉब्लम हो या फिर आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट कर ज़रूर बताएं। चलिए हम आज इतने ही क्वेश्चन करेंगे। हमारा आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, और हम इसके आगे के जो लेटर एनालॉजी के क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। और आप पूरी तैयारी के साथ बैठें, जब भी वीडियो के सामने प्ले करें पेन पेंसिल लेकर बैठें, ताकि आपको कॉपी में नोट करना होगा। नहीं तो बार बार वीडियो देखेंगे तो आपका टाइम भी बिगड़ेगा और आपको कुछ समझ नहीं आएगा। जब तक हमारे पास कॉपी में नोट्स नहीं होते हम चीज़ों को भूल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है N और D दिया हुआ है और उसके साथ में हमारे पास है 12, ठीक है। अब N और D से 12 किस तरह आएगा ये हमें सोचना है, ठीक है। SF से क्या आएगा वो आंसर हमें निकालना है, पहले ये देखना होगा, ठीक है। N और D, तो हमने जो रैंक देखी थी अभी फॉरवर्ड रैंक, उसमें जो हमारा N था वो था 14 नंबर पर, ठीक है। N का नंबर है 14 और D का नंबर तो सभी को पता है कि 4 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यदि आप 14 में से 4 माइनस करेंगे तो 10 बचेगा, या लेकिन यहाँ पर तो 12 है। तो 12 किस तरह है, ठीक है, 12 किस तरह है। और यदि आप इसमें
यदि आप इसको आधा आधा करेंगे तो 7 और 2 होगा तो भी ये अपना 9 होगा, ये भी गलत है। 9 भी इसका, क्योंकि यहाँ पर 12 आ रहा है, तो हमें इसको इस तरह सोचना होगा कि ये 12 पता लगे। तो ठीक है, इसको आप इस तरह देख सकते हैं 144। कुछ समझ में आया, कुछ याद आया? देखिए, आपने स्क्वायर रूट सभी ने पढ़े हैं, तो 12 का स्क्वायर क्या होता है? ठीक है, 12 का स्क्वायर हमारा 144 होता है। तो यहाँ पर जो हमें अल्फ़ाबेट दिए गए हैं उनकी जो रैंक है, उन रैंक को हमने स्क्वायर के रूप में देखा है। ठीक है, 12 के स्क्वायर के रूप में। तो अब हमें एस और एफ का जो नंबर है वो यहाँ पर रखना होगा और फिर हमें हमारा आंसर ढूंढना होगा। ठीक है, तो हमारा एस का जो नंबर है वो है हमारे पास 19। ठीक है, और एफ का हमारा है 6। देखिए, अब आप कितनी जल्दी समझ गए ना कि ये तो स्क्वायर है। 196 किसका स्क्वायर है? 196 जो हमारा है वो 14 का स्क्वायर है। ठीक है, तो अब यदि आपको यहाँ पर आपको रैंक पता नहीं होगी अल्फ़ाबेट की, तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले आपको रैंक याद करनी होगी। आप रैंक अच्छे से याद कीजिए और उसके बाद अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और आपको यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ चुका है 14, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है।